तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह? गेहुए नूर मियाँ, ठिंगने नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे अंत में लौटने वाले नूर मियाँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद है केदारनाथ सिंह? तुम्हें याद है मदरसा, इमली का पेड़, इमाम बाड़ा? तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा? क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर जोड़ घटाकर यह निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ? क्या तुम्हें पता है इस समय वे कहाँ हैं, ढाका या मुल्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हारा गणित कमजोर है? सन 47 को याद करते हुए ये शीर्षक उस कविता का है, जिसमें नूर मियाँ एक पात्र आते हैं जो मेरे पड़ोसी थे। एक्चुअल सही मानी में एक व्यक्ति था नूर मियाँ नाम का, जो मेरे पड़ोस में रहता था। मेरे परिवार से बचपन में जिसके बड़े घनिष्ठ रिश्ते थे, लेकिन 47 के बाद वो सारे सुपरिचित लोग, अत्यंत परिचित, जिनसे गहरा रिश्ता समाज और परिवार के स्तर पर था, ऐसे जो अल्पसंख्यक थे, धीरे धीरे वो गायब होते गए। उन गायब होने वालों में नूर मियाँ भी थे। तो वो एक कम्युनिटी जो हमारे साथ थी, हमारे समाज का हिस्सा, ग्रामीण समाज का हिस्सा थी, उसका गायब हो जाना, उसका बस्ती को छोड़ के जाना, एक बड़ी घटना है, बड़ी त्रासदी है। तो उस त्रासदी के एक छोटे से बिंदु को पकड़ने की चेष्टा है वो कविता। मेरे लिए कविता आत्मालाप नहीं है, अपने से बातचीत नहीं है। अपने से बातचीत भी होती है कविता, लेकिन सिर्फ अपने से बातचीत वो नहीं है, वो दूसरे से बातचीत है। और जो ही दूसरा प्रवेश करता है रचना के धरातल पर कहीं भी, तो समाज वहाँ आता है। इसलिए समाज के साथ जुड़कर ही रचना सार्थकता प्राप्त करती है। और अंत हम कहते हैं दूसरे तक पहुँचे और दूसरा उससे कुछ ग्रहण कर सके। अगर इस रूप में अपनी सार्थकता रचना प्रमाणित करती है तो वो सार्थक रचना है। अन्यथा एक प्रश्न चिन्ह लगातार उसके सामने लगा रहता है। वो मेरी भी कविता हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। उस तरह से क्या पीना चलेगा? केदारनाथ सिंह की कविता इंसानी रिश्तों की गर्माहट को बचाए रखने की छटपटाहट की कविता है। वह इस विडंबना की पहचान भी है कि बहुत कुछ छूटता जाता है, कि बचा लेना हमेशा मुमकिन नहीं होता। केदारनाथ सिंह का काव्य संसार खाली होती जा रही जगहों के निशानों से भरा पड़ा है। नूर मियाँ के चले जाने से खाली हुई जगह, घोड़ों के गायब होते जाने से खाली हुई जगह, या फिर अपनी जिंदगी से गांव के निकल जाने से खाली होती जगह। पर खालीपन का अफसोस केदारनाथ सिंह की कविता का मूल भाव नहीं है। दरअसल उनकी कविता मामूली लोगों और उनके मामूलीपन की गरिमा का बयान है। अपने कुछ समकालीनों की तरह ही केदारनाथ सिंह की कविता में साधारण की सर्जनात्मक क्षमता पर विश्वास दिखलाई देता है। साधारण पर यही भरोसा उन्हें व्यापक अर्थ में एक प्रतिबद्ध रचनाकार बनाता है। और जहाँ तक राजनीतिक चेतना का सवाल है, तो मैं टॉमस मान का वो बार बार दोहराया गया कथन, जो कई बार कई लोगों ने उद्धृत किया है, कि हमारे समय की खासियत ये है कि वह अपने आप को राजनीतिक स्थितियों में परिभाषित करती है। और शायद हमारे समय को जानने के लिए राजनीति से अलग हटकर जाने का कोई रास्ता है भी नहीं। इस रूप में मैं राजनीति को एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व मानता हूँ आज की वास्तविकता का, और उसके अपने जो अंतर्विरोध हैं उनकी चेतना बहुत ज़रूरी है आज के रचनाकार के लिए। मैं कभी किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहा। मेरे पिताजी थे,
मैं मानता हूँ कि संगठन बहुत आवश्यक नहीं है रचनाकार के लिए। राजनीतिक चेतना आवश्यक है और राजनीति की एक गहरी समझ और उस समझ की एक सही दिशा। इस मानी में अब भी मेरी मान्यता है कि अपनी बहुत सारी सीमाओं के बावजूद और बहुत सारी विफलताओं के बावजूद भी जो वामपंथी राजनीति हमारे देश की है, उसमें अभी भी बहुत सारे दलों की तुलना में मैं ज़्यादा विधेयात्मक तत्व, सकारात्मक तत्व देखता हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि लेखक को भरसक किसी राजनीतिक संगठन से बचना चाहिए। संगठन हमेशा कुछ फौरी शर्तों को रख के चलता है और कई बार उम्मीद करता है रचनाकार से कि वो उसकी रोशनी में अपनी प्राथमिकताएं तय करे। और हमने देखा है कि ऐसा राजनीतिक दबाव जहाँ भी पड़ा है लेखक के मन पर, तो उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए हैं। प्रतिबद्धता एक अलग चीज़ है और बड़ी चीज़ है। हालांकि मैं मानता हूँ कि सृजन और काव्य सृजन क्रांति ले आएगा, उससे दुनिया बदल जाएगी। यह एक बड़ा खूबसूरत सा सपना है। सपना पाला जा सकता है, पालते हैं लोग, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो शुद्ध सपना है, इससे आगे कुछ नहीं। मुक्ति का जब कोई रास्ता नहीं मिला, मैं लिखने बैठ गया हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ पेड़, ये जानते हुए कि लिखना पेड़ हो जाना है। मैं लिखना चाहता हूँ पानी, आदमी मैं लिखना चाहता हूँ, एक बच्चे का हाथ, एक स्त्री का चेहरा। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, ये जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होगा। मैं भरी सड़क पर सुनना चाहता हूँ वह धमाका जो शब्द और आदमी की टक्कर से पैदा होता है। ये जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं लिखना चाहता हूँ। कविता से भले ही दुनिया न बदले, लेकिन वह बदलाव के सपने को जिंदा जरूर रखती है। सामाजिक परिवर्तन की संभावना की यह चेतना उन्हें शायद अपने पिता की राजनीतिक दृष्टि से मिली। मेरे पिता किसान थे, खेती करते थे और बहुत ठेठ अर्थ में किसान थे वो। लेकिन कांग्रेस नामक आंदोलन जो आज़ादी से पहले था, मूवमेंट था, वो उससे उनका जुड़ाव, बहुत गहरा जुड़ाव था, मेंबर थे उसकी। ख़ासतौर से 1942 में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी उन्होंने। किस तरह से, बल्कि हिंसक रूप में कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था, थाने फूके गए, बहुत सारी दूसरी रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई, इस सब में शामिल थे वो। मैंने कहीं लिखा भी है कि मैं उनकी वो सक्रियता ग्रहण नहीं कर सका, लेकिन चेतना के स्तर पर शायद उससे कहीं जुड़ा, इतना ही हुआ है। पर एक बहुत खूबसूरत बात जो उनके साथ जुड़ी हुई थी वो ये, जिससे मैं समाप्त करना चाहूँगा इस बात को, कि जिस दिन आज़ादी मिली और गांधी ने ये कहा कि कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए, कांग्रेस ने अपना काम पूरा कर लिया, तो ये बात छू गई मेरे पिताजी को और बोले कि कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए। और उसी दिन जो उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप छोड़ी, तो बोले कि आज़ादी के बाद उसका मेंबर होने का कोई अर्थ नहीं है। और फिर कभी वो मुड़कर उन्होंने कांग्रेस को नहीं देखा या किसी दूसरी पार्टी को नहीं देखा। यूपी कॉलेज के दिनों से ही लगभग 1952 में केदारनाथ सिंह के कवि जीवन की शुरुआत हुई। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात कवि त्रिलोचन शास्त्री से हुई, जिन्हें वे आज भी अपना काव्य गुरु मानते हैं। त्रिलोचन सचमुच मेरे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। एक सबसे बड़ा अवदान जो त्रिलोचन का था वो भाषा को लेकर था। हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है और किस तरह से वो कविता में आनी चाहिए फिर नहीं आनी चाहिए। एक सीख जो मेरे लिए अटल सीख बन गई वो ये
कि हिंदी की प्रकृति है कि वाक्य उसमें हमेशा पूरा आवे। तो एक कोशिश यह है, आप लगातार मेरी कविताओं को देखें तो मैं पूरे वाक्य लिखता हूँ। जब 1988 में उनका चौथा काव्य संग्रह अकाल में सारस प्रकाशित हुआ तो इसे केदारनाथ सिंह ने त्रिलोचन को समर्पित किया। इसके कुछ बरस बाद उनकी लंबी कविता बाघ छपी तो उसमें भी अचानक कवि त्रिलोचन केदारनाथ सिंह के आगे आगे जाते हुए दिखलाई पड़ जाते हैं। सवेरे सवेरे एक बच्चा रो रहा था। उसके हाथ से गिरकर अचानक टूट गया था उसका मिट्टी का बाग, एक छोटा सा सुंदर बाग जो तारों से लड़ चुका था चांद और सूरज और समुद्री डाकुओं से। ठीक उसकी आंखों के आगे उसके हाथ से गिरा और खन्ने से टूट गया। और अब वो रो रहा था क्योंकि अब वो हैरान था कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ कितनी आसानी से गिरी और टूट गई। सुनहली धूप में उसकी आंसू भरी आंखें अब भी टिकी थीं अपने गिरे हुए बाग पर कि अचानक उसे लगा कि बाग ज़रा हिला। अपने टुकड़ों के भीतर से वह तलमलाता हुआ उठा और देखते देखते छलांग लगा खिड़की से चला गया बाहर। अब क्या किया जाए, मैं सोच ही रहा था कि मुझे सड़क पर दिख गए कवि त्रिलोचन। मैंने कहा, शास्त्री जी, बच्चा रो रहा है, कुछ तो करना होगा। बोले, चलो ले आते हैं दूसरा बाग। मैंने कहा, नहीं, वो ज़िद पर अड़ा है, उसे चाहिए वही और सिर्फ वही बाग जो कि टूटने से पहले वह था। वे हिले, फिर उनकी आंखों में आ गई एक अद्भुत चमक। बोले, चलो वही लाते हैं। मैंने पूछा, वही कहाँ मिलेगा? मिलेगा, उन्होंने कहा, कहीं न कहीं किसी कुम्हार की आंखों में होगा ज़रूर, जस का तस। मैंने शक नहीं किया, हो लिया उनके साथ। तब से कितना समय बीता, हम अब भी चल रहे हैं, आगे आगे कवि त्रिलोचन, पीछे पीछे मैं, एक ऐसे बाग की तलाश में जो एक सुबह धरती पर गिरकर टूट जाने से पहले वह था। केदार जी इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं समकालीन कवियों में कि वे छंद में लिखने वाले हिंदी के एक तरह से अंतिम कवि हैं। दूसरी बात यह कि वे कविताएं तो गद्य में लिखते हैं अब, लेकिन उनके गद्य में भी एक लय है, वो बातचीत की लय है, जो ख़ास तौर से तब हमारे सामने प्रकट होती है जब केदार जी अपने मुंह से कविताओं का पाठ करते हैं। केदार जी बहुत अच्छे गद्य लेखक हैं और इसका फ़ायदा उन्हें कवि के रूप में भी मिला है, इसलिए वो पूरे अर्थों में समकालीन कवि हो सके हैं। जहाँ तक काव्य भाषा की बात है तो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ केदार जी में देखने को मिलती हैं। ज़मीन पक रही है ही कविताओं में हमें उनका मुहावरा बहुत ही पेचीदे रूप में दिखलाई पड़ा था, लेकिन उसी में माझी का पुल जैसी कविता भी है और फिर उसी परंपरा में आगे चल कर के उन्होंने यहाँ से देखो की कविताएं लिखी, उनमें उनका मुहावरा बहुत ही सरल, घरेलूपन लिए हुए और आत्मीय हो गया है। ये हिंदी कविता को उनकी बहुत बड़ी देन है। केदारनाथ सिंह जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ सिर्फ बनारस न था, वे तो एक अखिल भारतीय समुदाय के बीच आ पहुँचे थे। उनका परिचय पहली बार बांग्ला, मलयालम, तेलुगु और दूसरी भाषाओं के साहित्य से हुआ। BHU ने इस तरह उन्हें वे सूत्र दिए जिनके सहारे वे आज तक पूरे भारत के साथ इतनी आसानी से जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। एक तरह से मैं कहूँ कि मैं BHU के सांचे में ढल के बना हुआ व्यक्ति हूँ।
तो ये कथन काफ़ी हद तक सही होगा। मेरा सौभाग्य ये था कि जिन दिनों मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था तो ओंकारनाथ ठाकुर तो थे ही, जिनकी आवाज़ से लगभग रोज़ का साक्षात्कार होता था। ये बड़ा सौभाग्य था हमारा। दूसरी बड़ी बात ये तो कुछ बहुत बड़े सांस्कृतिक व्यक्तित्व तो हमारे विश्वविद्यालय में उस समय थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे गुरु थे और जो एक तरह से पूरे साहित्यिक परिदृश्य के केंद्र थे, वो थे। एक और सौभाग्य हमारा ये था कि ये वो पीरियड था, वो समय था जब नामवर सिंह एक नई उभरती हुई आलोचनात्मक प्रतिभा के रूप में सामने आ रहे थे। नामवर सिंह हमसे बड़े थे। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मैंने ब्रेस्ट जैसे महान साहित्यकार का नाम पहली बार नामवर जी के मुंह से सुना होगा। ये बात होगी 1954 की, जब ब्रेस्ट की दूर दूर तक भारत में कोई चर्चा नहीं थी। तो नामवर जी बहुत बाखबर व्यक्ति थे और ये उनका निर्माण काल था, वो थे। कुल मिला के एक बहुत अद्भुत रचनात्मक वातावरण बन रहा था। एक मेरा और सौभाग्य था कि मेरे साथ 2-3 लोग मेरे सहपाठी थे। विश्वनाथ त्रिपाठी जो दिल्ली में आज हैं, रामूर्ति त्रिपाठी बड़े स्कॉलर हैं जो अब उज्जैन में रहते हैं, ये लोग थे। रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जो बहुत बड़े भाषा शास्त्री हुए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, अब नहीं रहे। ये सारे हमारे साथ थे और क्लास फेलो थे, सहपाठी थे। ये सब मिलके इनके साथ बातचीत करते हुए एक विलक्षण रचनात्मक वातावरण बनता था जो निरंतर सक्रिय था। वो मुझे कई बार लगता है कि वो मेरी मूल पूंजी है जो मैंने प्राप्त की थी और हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। उसी में थोड़ी गड़बड़ होती रही है, मुझे लगातार ये लगता है। वो पूंजी न होती तो शायद ये सब कुछ जो थोड़ा बहुत हो सका वो संभव न था। किशोर उम्र से लेकर युवावस्था तक के 17 साल केदारनाथ सिंह ने बनारस में गुजारे। बीएचयू के खुले विस्तृत परिसर से निकलकर बनारस के घाटों और गलियों में उन्होंने परंपरा की गहराई के भीतर अनेक प्रगतिशील तत्वों की झलक पाई। बनारस का यह द्वंद्व उनके सामने एक रहस्य बना रहा है। शायद यही वजह है कि बनारस छूटे 40 बरस बीत जाने के बाद भी वह उन्हें लगातार अपनी ओर खींचता है। बहुत संक्षेप में कहूँ तो ये सुखद अंतर्विरोधों का शहर है। इतने तरह के, इतने लेवल्स पे अंतर्विरोध ऑपरेट करता है, वो सक्रिय है कि उसकी पहचान करने के लिए लंबा समय लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मुझे बनारस में लगती है कि यहाँ अब भी एक ख़ास तरह का हिंदुस्तानपन कहूँगा मैं, ठेठ, वो जिंदा है, वो है। उसकी अपनी सीमाएं भी हैं और कई बार वो सीमाएं परेशान भी करती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बनारस अपने तरीक़े से अपना सब कुछ समेटे संभाले हुए चलता है, ज़िंदा है और लगातार प्रखर से प्रखर रूप में ज़िंदा है। ये मुझे बहुत आकृष्ट करता है। एक तरह से कहें तो दशा समेत बनारस का सार तत्व है, एसेंस यहाँ है। और मैं सिर्फ धार्मिक अर्थ में इसको नहीं कहना चाहता हूँ, धर्म भी है, वो उसका हिस्सा है, लेकिन यहाँ जिस तरह की एक ज़िंदगी लगातार दिखाई पड़ती है। मेरे गुरु कहा करते थे कि एक पूरा मनुष्य जीवन सिर्फ दशाश्वमेध घाट पर बैठकर और गंगा की लहरों को देखते हुए व्यतीत किया जा सकता है। बनारस पता नहीं क्यों एक जादू की तरह लोगों को खींचता है। मैंने इस जादू को पकड़ने की कोशिश, एक छोटी सी कविता ने बनारस में लिखी थी, तो उस कविता में बनारस का ये जो जिसको सुखद अंतर्विरोधों का शहर कहा था मैंने, तो वो पकड़ने की एक हल्की सी कोशिश ही थी, पकड़ा नहीं जा सकता उसको। तो मैं वो पंक्तियाँ इससे मुझे याद आ रही हैं। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है।
उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। कविता पुनर्जीवन भी है। वो अनुभव जो कहीं पीछे छूट गया, कई बार वो जड़ सा कहीं अंदर जाके अनुभव परतों के नीचे पड़ा रहता है, लेकिन उसके भीतर का स्पंदन एक होता है जो छिपा रहता है, तो उसको फिर से पकड़ने की कोशिश कविता करती है। मैंने भी कई कविताओं में ये कोशिश की है। एक क्या है कि दिल्ली आने के बाद मैंने अनुभव किया है कि दिल्ली मेरे लिए एक लगातार कंट्रास्ट का काम भी करती रही। मैंने ये पाया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे इमेज या ऐसे दृश्य अनुभव जो कभी बहुत अर्लियर डेज में, दिनों में, पढ़ना में या पढ़ना के पहले भी दिमाग में संचित थे, तो उनका इस्तेमाल मैं मोरलेस करता रहा हूँ बाद में चल के दिल्ली के क्रम में भी। भाई जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है टूटा हुआ ट्रक, और इसलिए पढ़ रहा हूँ कि पढ़ौना संबंध है इसका। पढ़ौना कहीं आता नहीं इसमें, लेकिन जिस ज़माने में यहाँ होता था मैं, तो एक इंदू जी होते थे यहाँ, ठीक उनके प्रेस के सामने बहुत दिनों तक मुझे याद है कि एक ट्रक टूटा पड़ा था, दिन को याद है, और इतने दिनों तक टूटा पड़ा था वो कि लगभग प्रकृति का हिस्सा बन गया था, और उसमें से फिर वो अखुए और पत्तियाँ भी फूट रही थी। वो पूरा दृश्य वो था। बहुत दिनों तक खांड करता रहा। कविता तो पूरी हुई जाके दिल्ली में, लेकिन दृश्य वही था मेरे दिमाग में जो पढ़ौना मैंने देखा था, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। टूटा हुआ ट्रक। मैं पिछली बरसात से उसे देख रहा हूँ, वो वहाँ उसी तरह खड़ा है, टूटा हुआ और हैरान, और अब उसे अखुए फूट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी लतर स्टीयरिंग की ओर बढ़ी जा रही है। एक ज़रा सी पत्ती भोंपू के पास झुकी है, जैसे उसे बजाना चाहती हो। एक बहुत महीन सी और बेआवाज़ सी ठोंक पीट लगातार जारी है समूचे ट्रक में। कोई नट खोला जा रहा है, कोई तार कसा जा रहा है। टूटा हुआ ट्रक पूरी तरह सौंप दिया गया है घास के हाथों में, और घास परेशान है पहिए बदलने के लिए। मेरे लिए सोचना कितना सुखद है कि कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मैं उठूँगा और अचानक सुनूंगा भोंपू की आवाज़, और घरघराता हुआ ट्रक चल देगा तिनसुकिया या बोकाजान। शाम हो रही है। टूटा हुआ ट्रक उसी तरह खड़ा है और मुझे घूर रहा है। मैं सोचता हूँ, अगर वो इस समय वहाँ न होता तो मेरे लिए कितना मुश्किल था ये पहचानना कि ये मेरा शहर है और ये मेरे लोग और वो मेरा घर। उस वक्त पडरौना 25,000 लोगों का एक छोटा सा कस्बा था, जहां हिंदू व मुसलमानों की मिलीजुली आबादी थी। धीमी चाल वाला यह कस्बा केदारनाथ सिंह के स्वभाव के अनुकूल था। यहीं उन्हें मामूली चीज़ों में काव्यात्मक संभावनाएं नजर आईं। मसलन बेकार समझकर किनारे कर दिए गए ट्रक में सुगबुगाता जीवन, या छाते वाले बंगाली बाबू को अरसा बाद देखकर ताज़ा हो आई पुराने रिश्तों की याद। हम लोग जब स्कूल में बनारस से पढ़ते थे तो एक बंगाली बाबू, सचमुच के बंगाली बाबू आया करते थे। बिस्किट बेचते थे। बहुत माना जाता है बहुत ही गरीब दुखी परिवार के व्यक्ति। और काफ़ी लंबे समय बाद, 20 साल बाद करीब या शायद इससे कुछ ज़्यादा ही, एक दिन अचानक जिन दिनों मैं यहाँ था और प्राचार्य था पढ़ाना में, तो मार्केट में मैंने उनको जाते हुए देखा। छाता लगाए हुए चले जा रहे थे। ये दृश्य था। मैं लपक गया। मैंने
आवाज़ दी, मुझे नहीं पहचाना उन्होंने, मैंने उन्हें पहचाना। बात की और पूछा, बोले कि मैं अब ठीक हूँ, वो परेशानियाँ नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी। ये छोटी सी बातचीत है जो इस कविता का संदर्भ। ये कविता मैंने पढ़ौना में लिखी थी, हालांकि छपी बाद में। 20 बरस बाद छाता लगाए हुए पढ़ौना बाजार में मुझे दिख गए बंगाली बाबू। 20 बरस बाद मैं चिल्लाया, बंगाली बाबू, बंगाली बाबू, कैसे हैं बंगाली बाबू? वे मुड़े, मुझे देखा, मुस्कुराए और ठीक हूँ कहते हुए बढ़ गए आगे। मैं समझ न सका 20 बरस बाद छाता लगाए हुए कितने सुखी या दुखी हैं बंगाली बाबू। देखा बस इतना कि मेरी आंखों के आगे चला जा रहा था एक छाता, सोचता हुआ, मुस्कुराता हुआ, ढाढ़स बंधाता हुआ, बोलता बतियाता हुआ छाता। पडरौना रहते हुए केदारनाथ सिंह अक्सर कुशीनगर आया करते थे, जो बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। हालांकि किसी संस्थागत धर्म में उनकी आस्था कभी नहीं रही, पर बुद्ध के जीवन और दर्शन में निहित करुणा और मानवीयता ने उन्हें गहरे प्रभावित किया। यहाँ आने के बाद जिस तरह से मैंने लगातार इस परिवेश से जुड़ते हुए अपने आप को पाया और थोड़ा बहुत बौद्ध साहित्य जो पढ़ा, तो मुझे ख़ास तरह का आकर्षण वहाँ दिखाई पड़ा। यानी मैं कहूँ कि जिस हिंदू समाज में से मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, उसके बरक्स एक अलग समाज जिसमें शायद वो भेदभाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अब थोड़ा बहुत हो भी किन्हीं कारणों से, लेकिन हिंदू समाज की तुलना में तो काफ़ी हद तक वो नहीं है। तो मुझे आकर्षित करती थी व्यवस्था, और शायद ये सारी बातें दिमाग में कहीं ना कहीं रही हों, जिनके चलते मैं कई बार सोचता रहा कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर मैं इस स्थान को छोड़ के न गया होता, इस इलाके को छोड़ के न गया होता, शायद कभी एक क्षण आता कि मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता। किस रूप में करता, कैसे करता, ये बहुत स्पष्ट मेरे मन में तब भी नहीं था, आज भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति ने उससे बड़ा कोई मनुष्य पैदा किया है। मैं उन्हें ईश्वर या किसी दैवी उस शक्ति के रूप में तो उनको मान लिया गया है, उस रूप में नहीं देखना चाहता। वो विलक्षण इंसान थे। मेरा ख्याल है कि अकेला बौद्ध धर्म ऐसा है जो मार्क्सवाद के कई मामलों में सबसे निकट पड़ने वाला धर्म है, ऐसी मेरी मान्यता है। यहाँ आके एक विलक्षण सुकून जिसको कहते हैं, शांति मुझे मिलती रही है। मैं उसकी कोई व्याख्या नहीं से मैं करना चाहता और न कर पाऊँगा। वो जो भव्य महापरिनिर्वाण की मूर्ति है, उसकी मुद्रा विलक्षण है। मेरा ख्याल है कि उसके सामने जितनी बार जाता हूँ तो भीतर से कहीं नतमस्तक होता हूँ, और वो ऐसा कुछ लेके हर बार लौटता हूँ जो और कहीं मुझे नहीं मिलता है। केदारनाथ सिंह ने जब पडरौना छोड़कर जेएनयू में अध्यापन के लिए दिल्ली आने का फैसला किया, तब वे 41 साल के हो चुके थे। उनके बच्चे अभी छोटे थे और कैंसर ने उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया था। अब तक उनका एक ही कविता संग्रह आया था, अभी बिल्कुल अभी। यह उनके जीवन का एक मुश्किल दौर था। वो दौर मेरे लिए बहुत पीड़ादायक दौर था, बल्कि उस दौर में लंबे समय तक मैं लगभग चुप रहा हूँ, और वक्त लगा मुझे अपनी छूटी हुई गति को फिर से पकड़ने में, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ, और एक छोटे से परिवार में मेरे छोटे बच्चे थे, तो उन बच्चों को संभालने वाली माँ अचानक लगे कि वो नहीं होगी, नहीं रहेगी। ये कल्पना मात्रा ऐसी थी कि वो किसी को अस्त व्यस्त कर देने के लिए काफ़ी थी, बल्कि चुप कर देने के लिए काफ़ी थी।
अकेली चुप्पी भयानक चीज़ है, जैसे हवा में गैंडे का उठा हुआ सींग। पर यदि दो लोग चुप हों, पास पास बैठे हुए, तो उतनी देर भाषा के गर्भ में चुपचाप बनती रहती है एक और भाषा। उन्नीस 1970-80 के दशक का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपनी वैचारिक तीव्रता के कारण जाना जाता था। यहाँ होने वाली विचारधारात्मक बहसों ने केदारनाथ सिंह को बौद्धिक खुराक तो दी ही, उन्हें अपने अकेलेपन के बीच उद्देश्य का एक नया बोध भी दिया। जेएनयू ने उन्हें पश्चिम के अलावा पूर्वी यूरोप, लातीनी अमेरिका, एशिया आदि के साहित्य से अपना परिचय और प्रगाढ़ करने के अवसर प्रदान किए। मैं दिल्ली आने के लिए पूरी तरह से अनुत्सुक था, नहीं आना चाहता था। मुझे वो दुनिया इतनी अच्छी लगती थी, छोटी दुनिया, छोटे लोग। छोटी दुनिया, छोटे लोग मुझे अब भी आकृष्ट करते हैं, बहुत आकृष्ट करते हैं। जेएनयू आकर दो तीन बातें जो बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं मुझे खुद अपनी ज़िंदगी में, वो ये कि एक ज़्यादा फैली हुई, खुली हुई दुनिया मुझे मिली। न सिर्फ ऑल इंडिया, बल्कि मैं कहूँगा कि एक वैश्विक चेतना का धरातल भी यहाँ था, क्योंकि दूसरी सारी ज़बानें दुनिया की जितनी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं वो सब यहाँ पढ़ाई जाती हैं। तो उन सारे लोगों के साथ एक घुलना मिलना, और उन लोगों के जरिए, अब तक हम अनुवादों के जरिए स्पेनिश की पोइट्री या जर्मन पोइट्री को जानते थे, यहाँ आकर ये हुआ कि वे लोग जो ख़ुद उस भाषा से जुड़े हुए थे, जानते थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन होता था और उस दुनिया की शायरी और फिक्शन और कल्चर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारी नई जानकारियाँ लगातार मिलती रहती थी। एक दुखद स्थिति ये है कि बाहरी दुनिया की बात हम करते हैं तो हमारे सामने पश्चिम तो होता है, एशियाई देशों का जो साहित्य है या संस्कृति है उसके बारे में बहुत कम सूचनाएं हम तक पहुंच पाती हैं। ये एक इस पूरी स्थिति का बहुत दुखद पहलू है। पर जेएनयू का सौभाग्य है कि यहाँ एशियाई देशों के बारे में भी अध्ययन अध्यापन की परंपरा है, साहित्य में भी और साहित्य के बाहर भी। चीनी भाषा का बहुत अच्छा यहाँ एक केंद्र है, आज भी है। चीनी कवियों में मेरी दिलचस्पी पुरानी है, ख़ासतौर से क्लासिकल पोइट्री, क्लासिकल चीनी कविता जो है उसमें मेरी दिलचस्पी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आने से पहले थी। ली पई, तूफू, वांग वई, इन कवियों को मैं अंग्रेज़ी अनुवाद में थोड़ा बहुत पढ़ चुका था, ख़ासतौर से आर्थर वेली की जो बड़ी मशहूर पुस्तक है वाइट पानी, तो उसके ज़रिए इन कवियों को मैंने पढ़ा था। यहाँ आकर एक नई बात ये हुई कि जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी ख़ासतौर से इमर्ज कर रही थी चीनी कविता में, जापानी कविता में, उससे भी एक राब्ता बना। My first collection of poetry was published in 1980. It's around that time that Hindi poetry was, if I may use the expression, growing up. We had a feeling that we wrote much better poetry than what the Hindi writers did. That is the point of time when I, by chance, came across Jameen Pak Rahi Hai. It stunned me because until then I had not read anything excepting a few pieces perhaps of Raghuveer Sahai, which I consider significant, but otherwise the general climate of Hindi poetry was rather insipid in 1980. But here was a poet who forced me to read him, and there was a compelling quality about that poetry, and that is how once I started reading him, then I followed him and I almost read everything that he wrote thereafter. I think he is a poet who has in a way redefined the Indian poetic idiom after independence. He is one of the most significant voices that way. His reach, his way of using imagery, his way of defining tradition to a very contemporary narrative are things which I consider to be extremely important, and that is why he fascinates me. कुछ आलोचकों ने ठीक ही पहचाना है कि आधुनिकता से अभिशप्त
नागरिक जीवन के साथ साथ लोक भूमि से जुड़ाव की सघन अभिव्यक्तियां उनकी कविताओं में मौजूद हैं। दिल्ली में रहते केदारनाथ सिंह को 27 साल होने को आए। जीवन का प्रवाह केदारनाथ सिंह को गांव से धीरे धीरे दूर करता गया है। फिर भी मौका मिलते ही वे गांव जाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे हर अवसर पर गांव से दूरी का एहसास और तीखा होता जाता है। वे यह कहते भी हैं कि उनकी कविता दरअसल गांव छूटने के दंश की कविता है। समय बीतने के साथ विस्थापन का यह भाव गहरा और व्यापक होता गया है। यहां तक कि एक स्तर पर वे विस्थापन के एक प्रमुख भारतीय कवि के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब आ तो गया हूं, पर क्या करूं मैं? एक बूढ़े पक्षी की तरह लौट लौट कर मैं क्यों यहां चला आता हूं बार बार? पृथ्वी पर ऊब क्या उतनी ही पुरानी है जितनी दूर? ये हवा मुझे घेरती क्यों है? क्यों यहाँ चलते हुए लगता है अपनी सांस के अंदर के किसी गहरे भरे मैदान में चल रहा हूँ? कौन है ये लोग जो कि मेरे हैं? इनके चेहरों को देखकर मुझे अपनी घड़ी की सुई ठीक क्यों करनी पड़ती है बार बार? जो मेरे नहीं हैं, आखिर वे भी तो मेरे ही हैं, चाहे जहां भी रहते हों। फिर क्यों ये जिद कि यही सिर्फ यही मेरा घर है? अपनी सारी गरज और थकान के साथ अब आ तो गया हूं, पर यह कैसे साबित हो कि उनकी आंखों में मैं कोई तौलिया या सूटकेस नहीं, मैं ही हूं? क्या करूं मैं? क्या करूं कि लगे कि मैं इन्हीं में से हूं, इन्हीं का हूं, कि यही है मेरे लोग जिनका मैं दम भरता हूं कविता में, और यही जो मुझे कभी नहीं पढ़ेंगे। छू लूं किसी को, लिपट जाऊं किसी से, मिलूं, पर किस तरह मिलूं कि बस मैं ही मिलूं और दिल्ली ना आए बीच में? क्या है कोई उपाय कि आदमी सही साबूत निकल जाए गली से और बिल्ली ना आए बीच में?